हेलो, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रतिदिन एसएससी, एमटीएस हो गया या फिर अदर एग्ज़ाम हो गए, के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से कंटिन्यू स्टडी करा रहे हैं। तो उसी अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश हो गया और खिलजी, इन टॉपिकों को तरीके से कवर कर लिया है। थ्योरी के साथ में प्रीवियस आए हुए हैं विगत वर्षों में, हमने सॉल्व किया है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों के टॉपिक पढ़ाऊंगा हिस्ट्री। दिल्ली सल्तनत का तीसरा पार्ट होगा और इसमें मैं आप लोगों के तुगलक वंश के बारे में बताऊंगा। अगर तुगलक वंश की बात करें तो सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने का जो वंश रहा है वो कौन सा रहा है? तुगलक वंश रहा है। शासक भी हैं जो इतिहास में क्या है, फेमस हैं। इनने क्या है, बहुत सारे कार्य किए हैं, बारे में पढ़ना है। एक बार मैं ये चेक कर लूँ साउंड क्लियर है या नहीं। हाँ, एकदम साउंड बिल्कुल क्लियर है। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, एक तो प्रीवियस ईयर लगाएंगे, साथ में पहले थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम हमारा क्या रहने वाला है? दिल्ली। और दिल्ली अंतर्गत हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा कौन सा वाला है? सामवंश। अगर हम लोग टाइमिंग की बात कर ले, 1320 से 1300 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, खास में कौन से वंश का टाइम पीरियड माना जाता है? तुगलक वंश का टाइम पीरियड माना जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हम लोग गुलाम वंश से कर रहे थे। 1206 से लेके 1290 तक, 1205-6 से लेके 1290 तक का जो टाइम पीरियड था गुलाम वंश का रहा था। इसके बाद में आ जाता है कौन सा? खिलजी। 1290 से लेके 1320 कौन सा वंश रहता है? खिलजी। अब जो तीसरे नंबर का जो वंश आ रहा है वो कौन सा है? तुगलक वंश। ठीक है, तो हम लोग आज जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? तुगलक वंश के बारे में पढ़ना है। रैंकिंग में अगर बात करें, दिल्ली से शासन करेगा वो कौन से नंबर का वंश रहेगा? तीसरे नंबर का वंश रहने वाला है। तो पहले मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ, कुछ कहानी से पीछे जोड़ते हुए चल रहा हूँ। आप लोगों के लिए पता होगा कि जो खिलजी वंश सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन के टाइम में क्या था, एक सूबेदार हुआ करता था। उस सूबेदार का नाम क्या था? उस सूबेदार का नाम था क्या? हमारा गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक था, वो क्या था? अलाउद्दीन के समय में सूबेदार हुआ करता था। अब वो क्या करता है, आगे आते आते समय मौके का फायदा उठाता है और खिलजी वंश का जो अंतिम शासक है जिसका नाम है खुसरो शाह, क्या करता है, गुजरात का हिंदू होता है जो मुस्लिम स्वीकार कर लेता है, तो उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में एक नए वंश की स्थापना कर देता है और उस वंश के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? तुगलक वंश। का जो टॉपिक रहने वाला है वो तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बारे में अगर हम लोग बात करें, पहले अगर शासक के बारे में बात करें, पहले हमें बारे में पढ़ना है, कौन है? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन। अब ये जो गयासुद्दीन तुगलक हैं वो क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के अंतिम शासक शाह की हत्या करते हैं और तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। इसका मतलब इसके बारे में पहला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? संस्थापक। किसके संस्थापक रहे हैं? तुगलक वंश के आगे अगर हम लोग पॉइंटों की बात कर लें, तो ये क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत मंगोलों से रक्षा करते हैं।
क्या मंगोल लोग मुस्लिम नहीं हुआ करते थे, मंगोल लोग बौद्ध धर्म के हुआ करते थे। तो क्या करता है, मंगोलों से दिल्ली की रक्षा करता है। साथ में क्या करता है काफिरों का वध करता है। काफिरों का मतलब होता है जो गैर हिंदू, मतलब गैर मुस्लिम, सॉरी, गैर मुसलमान जो लोग, क्या करता है हत्या करता है। के कारण ये उपाधि धारण करता है और इसकी उपाधि है कौन सी कहलाएगी, गाजी की उपाधि। ठीक है, गाजी मलिक की उपाधि। आपसे सीधे एग्जाम में प्रश्न जाएगा, दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो गाजी की उपाधि का धारण करने का मतलब है काफिरों का वध करने वाला। काफिर कौन होते हैं, गैर मुस्लिम होते हैं। तो उल्टा करने के कारण इसके लिए क्या कहा जाता है, गाजी। उपाधि में अगर इसकी बात कर ले, गयासुद्दीन तुगलक उपाधि क्या हो जाएगी, गाजी की उपाधि जाएगी। और अगर आपसे पूछ गाजी का अर्थ क्या होता है, गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला, काफिरों का वध करने वाला। काफिरों का जो व्यक्ति वध करेगा उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, गाजी। आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे कुछ कहानी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। पिछली कक्षा में आप लोगों ने देखा होगा, तो अलाउद्दीन खिलजी था, वो क्या करता है खूतों से या मुकद्दमों से या फिर चौधरियों से जो भूमि दी गई थी उनसे क्या कर लेता है, छीन लेता है। छीनने के बाद में क्या करता है, जो राज्य की भूमि होती है उसमें क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। लेकिन ये क्या करता है, अपनी प्रजा को संतुष्ट कराने के लिए जो खूतों और मुकद्दमों और चौधरी से की जाती है, इनके लिए पुनः वापस कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपने टाइम में जो कृषि में जो टैक्स लगाया जाता है वो 50% निर्धारित करता है। तो जो जनता है वो नाखुश रहती है। ये क्या करता है, अच्छा कार्य करता है और अच्छा कार्य करने में क्या है, टैक्स के लिए पुनः 50% से घटाकर कितना कर देता है, 33% कर देता है। ये किसकी क्या रही है, नीति रही है। तो इससे इस प्रजा है वो क्या रह रही है, बहुत ज़्यादा खुश रह रही है। आगे क्या होता है, डाक व्यवस्था। ठीक है, डाक व्यवस्था का मतलब क्या है कि आगरा से मान लो दिल्ली के लिए क्या है, संदेश भेजना है। तो इसने क्या करा, जगह जगह पर डाक व्यवस्था की हम लोग कह सकते हैं स्थापना कर दी। डाक व्यवस्था की स्थापना का मतलब क्या, अगर किसी के लिए इसे आगरा पत्र भेजना है या फिर आगरा से राजस्थान के लिए भेजना है, जगह जगह क्या है पोस्ट ऑफिस टाइप के लगा दिए गए हैं और सैनिकों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता था। तो डाक व्यवस्था की जो स्टार्टिंग है वो कौन करेगा, गयासुद्दीन तुगलक ही करेगा। आगे ऐसे ही ये क्या करता है, नहरों का निर्माण स्टार्ट कराता है। अब देखो एक बात आप लोगों के लिए ध्यान रखना है, अगर किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मेनली मैक्सिमम किस पर निर्धारित करती है, कृषि पर डिपेंड करती है। ये क्या करते हैं, अपने राज्य की कृषि को अच्छा बनाने के लिए राज्य में नहरों का निर्माण कराते हैं। तो आपसे सीधा सल्तनत कालीन में, ठीक है, नहरों की जो खुदाई कराने का स्टार्टिंग है, ठीक है, नहरों की जो व्यवस्था है कराने वाला प्रथम शासक कौन रहने वाला है गयासुद्दीन तुगलक। आगे ये क्या करता है कि दिल्ली में ही, ठीक है, दिल्ली में ही क्या करता है, एक तुगलकाबाद नामक किले की स्थापना कर देता है। अब होता क्या है कि ये जाता है बंगाल में विजय करने के लिए। ठीक है, 1324-25 की बात है, ये बंगाल में जाता है विजय करने के लिए। बंगाल में समय जो स्थान था उसका नाम है तिरहुत। तिरहुत के लिए जीतने के लिए जाता है। तो उसी समय क्या है, तिरहुत पर जब ये विजय वापस करके दिल्ली लौट रहा होता है, ये पता लगता है कि इसके खिलाफ क्या है, जो निजामुद्दीन औलिया है, षड्यंत्र रचा हुआ है। जैसे ही ये बात इसके लिए पता लगती है, इस भिजवाता है कहाँ, दिल्ली में बैठे निजामुद्दीन औलिया के लिए, और कहता है कि निजामुद्दीन औलिया मेरे आने से पहले तुम दिल्ली से गायब हो जाने चाहिए, अर्थात जब मैं दिल्ली आऊं तो तुम वहां पे दिखाई देने नहीं चाहिए। निजामुद्दीन औलिया भी क्या करते हैं, उसके लिए एक संदेश भिजवाते हैं, न्यूज दिल्ली अमीद, न्यूज का मतलब हुजूर, दिल्ली अभी क्या है, दूर है, पहले आप दिल्ली आओ तो सही, तभी तो मैं दिल्ली से बाहर जाऊंगा। क्या होता है, जब ये बंगाल में तिरहुत की विजय करके वापस लौटते होते, तो इनका जो पुत्र है वो संदेशा भिजवाता है अपने पिताजी के लिए कि पिताजी आप तिरहुत की विजय करके आ रहे हैं तो मैं आपका स्वागत कराना चाहता हूँ। वो भी ऑलरेडी तैयार हैं, कि पिता क्या है, तैयार हैं। तैयार होने पे क्या होता है, इधर दिल्ली से पहले क्या है 8 किलोमीटर के पीछे स्थान पड़ता था जिसका नाम था अफ़गानपुर। अब अफ़गानपुर में क्या होता है, इनका जो पुत्र है आगे, ठीक है, जौना खां नाम का, वो क्या करता है, भव्य स्वागत कराता है। चारों ओर से हाथी लगाए जाते हैं और हाथी के
पैरों से क्या कराता है, लकड़ी का एक महल बनाया जाता है। किसके स्वागत के लिए, गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए। जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो तुरंत क्या होता है, चालाकी से जो जौना खां है इसका पुत्र हाथियों के तीर मरवाता है। तो हाथियों के जब तीर लगता है तो हाथी भागते हैं। हाथी भागने से क्या होता है, जो रस्सियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं महल की। तो लकड़ी का महल है वो गिरकर वहीं पर, लकड़ी का जो महल है वो वहीं पर गिर जाता है। इससे क्या होता है, जो गयासुद्दीन चढ़े हुए होते हैं और उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहीं से क्या है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद में अगला जो शासक आएगा वो उनका पुत्र आएगा, और उस पुत्र का नाम क्या है, जौना खां। आगे जाके इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। के बारे में जो हम लोगों ने कहानी पढ़ी, इस बारे में कुछ फैक्ट को पुट कर ले रहे हैं। उपाधि कौन सी हो जाएगी, गाजी। गाजी का मतलब क्या है, काफिरों का वध करने वाला। आगे बढ़ रहे हैं। दौलताबाद का किला की स्थापना कौन करेगा, दौलताबाद के किले की, दिल्ली में ये क्या करता है, दिल्ली में ये दौलताबाद के किले की स्थापना करता है। दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था को, डाक व्यवस्था हो गई, या फिर सिंचाई के लिए, सिंचाई के सिंचाई के नहरों की व्यवस्था, नहरों की जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा की जाएगी, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की जाएगी। आगे अगर और बात करें कि इसकी मृत्यु की बात करें तो 1325 में हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कैसे करके होती है, जब ये तिरहुत विजय करके वापस लौट। बात कर लें मृत्यु 1325 कैसे होती है, तिरहुत विजय के बाद, तिरहुत विजय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद में अगला जो शासक आएगा उस शासक का नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ रहे हैं हम, दिल्ली सल्तनत। अब जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, मोहम्मद बिन तुगलक। शॉर्ट के रूप में हम लोग एमबीटी के नाम से लिख दे रहे हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लें। मोहम्मद बिन जो तुगलक है उस पहले बात कर लें उपाधि का, जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो इसके बचपन का नाम था जौना खां। और गयासुद्दीन तुगलक था, उसने कौन सी उपाधि दी थी, उल्लूक खां की उपाधि से सम्मानित किया था। पहले यही पॉइंट ले रहे हैं, बचपन का नाम, पहले हाँ क्या था, जौना खान या फिर जूना खान का हुआ। अगर बात करें, उपाधि की बात करें, पिताजी के द्वारा इसके उपाधि दी गई थी, उलूग खान की उपाधि। आगे अगर फैक्टों की बात करें, दिल्ली सल्तनत का बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था। क्या था, बहुत ज़्यादा विद्वान था, बहुत ही ज़्यादा शिक्षित, जैसे गणित हो गया, या फिर आयुर्विज्ञान हो गया, या फिर खगोल शास्त्र हो गया, विषयों में इसके लिए अच्छी खासी। दिल्ली सल्तनत का से पढ़ा लिखा शासक, दिल्ली सल्तनत शिक्षित, और ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा एकमात्र शासक था जो होली के पर्व के लिए मनाता था, होली के पर्व के लिए मनाने वाला शासक, होली के त्योहार को मनाने वाला शासक।
उसके बाद में क्या है कि अब कुछ कारण ऐसे भी रहे हैं जिसके कारण जो कुछ इतिहासकार हैं वो इसके लिए पागल शासक भी कहते हैं। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन जाएगा कि दिल्ली सल्तनत ऐसा कौन सा शासक था कि पागल शासक भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक है दिल्ली सल्तनत पागल शासक कहा जाता है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है, लेकिन पागल भी किस कहा जा रहा है? मोहम्मद तुगलक के लिए। कोई ना कोई रीजन ऐसा रहा होगा जिसके कारण इतिहासकार जैसे बदायूनी है ये इसके लिए क्या कह रहे हैं? पागल शासक कह रहे हैं। तो ये इसके लिए जो पागल शासक कह रहे हैं इसके पीछे कई कारण है, मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। अब देखो क्या था, पहला जो कारण था इसने अभियान ऐसे चलाए हैं जो क्या रहे हैं? विफल रहे हैं। और विफल रहने के बाद में क्या है? इसके लिए पागल शासक की संज्ञा दी गई है। सबसे पहला इसका जो असफल अभियान था काय का था दोआब क्षेत्र में वृद्धि। अब आप लोग समझ रहे हैं दोआब का मतलब क्या होता है? गंगा और यमुना के बीच का जो मैदान होता है, गंगा और यमुना के बीच मैदान है उस कहा जाता है दोआब। अब ये क्या करता है? इसके लिए लगता है कि जो दोआब क्षेत्र है, संघर्ष हो रहा है इतिहास में, वो दोआब क्षेत्र में हो रहा है क्योंकि दोआब क्षेत्र की जो भूमि है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। अब उपजाऊ होगी तो यहाँ से टैक्स ज़्यादा मिलेगा, टैक्स ज़्यादा मिलेगा, राजा की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगी। अब ये क्या करता है? दोआब क्षेत्र में वृद्धि कर देता है। बिल्कुल सही है कि अब क्या करेगा? दोआब क्षेत्र में पैदावार ज़्यादा है तो टैक्स ज़्यादा मिलेगा, मतलब वृद्धि करना सही है। जैसे ही ये क्या करता है? दोआब क्षेत्र में वृद्धि करता है, उसी समय क्या होता है? दिल्ली सल्तनत पर सूखा पड़ जाता है। मतलब ये जो इलाका है यहाँ पर क्या हो जाता है? सूखा पड़ जाता है। अब क्या है कि जब यहाँ पर क्या है? सूखा पड़ा हुआ है, टैक्स तुम क्या कर रहे हो? ज़्यादा वसूल रहे हो, तो प्रजा टैक्स कहाँ से देगी? इसका मतलब ये है यहाँ की जो जनता है वो इससे क्या हो जाएगी? परेशान हो जाएगी। का जो पहला असफल प्रयास रहता है वो कौन सा है? दोआब क्षेत्र में वृद्धि। दूसरा जो इसका असफल प्रयास है वो क्या रहने वाला है? राजधानी स्थानांतरण। अब राजधानी स्थानांतरण में क्या होता है? मोहम्मद के लिए लगता है कि जो दिल्ली है, यहाँ की राजधानी दिल्ली सल्तनत, वो अब सेफ नहीं है। सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि मंगोल लोग बार-बार आ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत पर, यहाँ की जो राजधानी है वहाँ पर अटैक कर रहे हैं। कब तक दिल्ली के लिए मंगोलों के आक्रमण से बचाया जा सकता है? तो इसीलिए क्या करता है? अपनी राजधानी के लिए जो दिल्ली है, दिल्ली से कहाँ ट्रांसफ़र करने की बात सोचता है? देवगिरी। देवगिरी कौन से वाला? अलाउद्दीन वाले टाइम का जो देवगिरी जहाँ का शासक हुआ करता था रामदेव, रामचंद्र। अब ये क्या करता है? अपनी जो प्रजा होती है, राजा के आसपास के जो गांव होते हैं उनसे कहते हैं कि आप लोग तैयारी कर लो और हम अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर रहे हैं? देवगिरी के लिए स्थानांतरित कर रहे हैं। अब राजा का हुक्म है तो प्रजा तो ऑलरेडी ये बात मानेगी। पहले के टाइम में आज की तरह बस या फिर रेलगाड़ी ये साधन नहीं हुआ करते थे। लोग क्या करते हैं? राजा की बात मानते हैं और राजा के साथ क्या करते हैं? दक्षिण के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। अब रास्ते में क्या है? वो लोग जंगलों से होकर गुजर रहे हैं। व्यक्ति ऐसे थे जिनके लिए जंगली जानवर खा गए। बाकी कुछ लोगों ने इतनी तय करने के बाद में उनकी थकान के कारण मृत्यु, भूख, प्यास, ऐसे कई कारण रहे हैं जिसके कारण बाकी बहुत सारी प्रजा ऐसी होती है जिसकी मृत्यु हो जाती है। फाइनली ये दिल्ली से कहाँ पहुँच जाते हैं? देवगिरी के लिए पहुँच जाते हैं और उसे अपनी राजधानी दिल्ली सल्तनत बना लेते हैं। उसके बाद में क्या है? अचानक इनका सटकता है और सटकने के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ की जो जनता है वहाँ पर शिफ्ट ही हो पाई है, उससे के आदेश दोबारा से देते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं? अपनी राजधानी के लिए तुरंत क्या कर रहे हैं? ये जो देवगिरी है, देवगिरी से पुनः वापस कहाँ लेकर जा रहे हैं? दिल्ली के लिए लेकर जा रहे हैं। तो ऑलरेडी जाते हुए रास्ते में बहुत लोगों की मौत हो गई, अब वापस आएँगे तब भी मौत हो जाएगी। इसका ये वाला भी जो प्रयास है वो क्या रहने वाला है? असफल रहने वाला है। अभी तक हम लोगों ने दो देख लिए हैं, 2 प्रयास किए हैं और दोनों कैसे रहे हैं? असफल रहे हैं। पहले की बात करें तो दोआब क्षेत्र में वृद्धि, गंगा और यमुना के बीच का उपजाऊ क्षेत्र, टैक्स बढ़ा दिया। जैसे ही टैक्स बढ़ाया तुरंत क्या हो जाता है? सूखा पड़ जाता है। दूसरा वाला क्या है? राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन दिल्ली सल्तनत मंगोलों से बचाने के लिए दिल्ली से कहाँ लेके जाते हैं? देवगिरी लेके जाते हैं। कुछ टाइम के बाद में पुनः क्या कहते हैं वहाँ की जनता से कि अब हम देवगिरी के लिए पुनः कहाँ स्थानांतरित कर रहे हैं? राजधानी दिल्ली के लिए स्थानांतरित कर दे रहे हैं। तीसरा वाला जो इनका असफल प्रयास रहने वाला है वो रहने वाला है सांकेतिक मुद्रा में परिवर्तन। अब इनके टाइम में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो सिक्का हुआ करते थे, चांदी के चला करते थे। अब चांदी की इनके राज्य में जैसे ही कमी हुई, तो इनने लोगों से अपनी जो राज्य था वहाँ पे कहने लगे कि अब जो मुद्रा है हम वो किसकी चलाएँगे? तांबे और फिर काँसे की मुद्रा के लिए चला देंगे। अब इससे क्या होता है? इसका जो मूल्य है वो चांदी के बराबर रखा गया।
तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उन लोगों ने क्या करा, उनके पास में बहुत सारी मात्रा में तांबा और कांसा और पीतल था, तो उन लोगों ने क्या करे, नकली मुद्राएं बनाने चालू कर दी। अब क्या है, हर घर में जब मुद्रा बन रही है तो उससे क्या होगा, डिवैल्यूशन होगा। डिवैल्यूशन के मतलब क्या है, विमुद्रीकरण हो जाएगा। इससे क्या होता है, राज्य में दोबारा से गरीबी आ जाती है। इसका मतलब ये है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी क्या रहने वाला है, इनका असफल प्रयास रहने वाला है। आगे क्या होता है, इसका जो चौथा अभियान रहता है वो रहता है खुरासान अभियान। खुरासान अभियान क्या रहता है, ये एक योजना बनाते हैं जिसमें ये चाहते हैं, तो अरब वाला साइड है, अरब के साइड की बात कर लें, आज के वर्तमान के टाइम में जो वाला एरिया है, वहाँ के जो शासक हुआ करते थे उनके लिए पराजित करना सोचते हैं, और ये सोचते हैं कि वहाँ पर हम क्या करेंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे। अब क्या है, एक राज्य से मतलब दूसरे राज्य में आप जा रहे हैं तो इसके लिए सेना लगेगी, तो ऑलरेडी हम अरब वाली साइड में जा रहे हैं। ये क्या करते हैं, 3,70,000, लगभग में 3,70,000 सैनिकों के लिए 1 वर्ष का वेतन दे देते हैं। 1 वर्ष का जो वेतन है वो एडवांस में दे देते हैं, मतलब 3.5 लाख के आसपास सैनिकों के लिए हायर कर रहे हैं, उनके लिए 1 वर्ष का वेतन दे दिया गया है। आगे क्या होता है, जब युद्ध करने की बारी आने वाली ही होती है, तभी क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक और मिस्र के जो शासक थे उनके बीच में संधि हो जाती है। संधि होने के बाद में जो युद्ध होता है उसके लिए विराम करना पड़ता है, मतलब युद्ध की जो रणनीति उसके लिए असफल करने का प्रयास रहता है। अब क्या है, आप जो 3,70,000 सैनिकों के लिए एडवांस में वेतन दे चुके हैं, अब वो वेतन आपका कैसा गया, बेकार गया, युद्ध तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये है, जो खुरासान अभियान है चौथा वाला, ये भी कैसा रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक का असफल रहता है। अगला इनका जो अंतिम पांचवा असफल अभियान रहता है वो कौन सा रहता है, कराचिल अभियान। कराचिल अभियान में क्या रहता है, जो कराचिल वाला क्षेत्र होता है, जैसे चाइना, दिल्ली सल्तनत के लिए उस समय चाइना से खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना वाले आ जाएं और दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण कर लें। तो ये लोग क्या करते हैं, वर्तमान में जो पिथौरागढ़ और फिर कुमायूं वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर अपने सैनिक भेजते हैं। सैनिक काय के लिए भेजते हैं कि उस क्षेत्र को हम लोग क्या करेंगे, अपने के अंतर्गत शामिल कर लेंगे, जिससे चाइना वाले हम पर अटैक ना करें। तो होता क्या है, ये 10,000 सैनिकों के लिए हायर करते हैं, सेना अपनी तैयार करते हैं। अब इनकी सेना आज तक मैदानी वाले क्षेत्रों में गई है या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे में गई है जहाँ पर बर्फबारी नहीं होती है। अब इनकी सेना इतनी ज़्यादा योग्य तो है नहीं, ना तो इतनी ट्रेनिंग ली हुई है जो बर्फ पर वो जा सके। तो सर्दियों के टाइम में क्या होता है, इनकी सेना जाती है वहाँ पर, और सेना जाने के बाद में क्या है, वहाँ पर पहाड़ियाँ होती हैं बहुत सारा, जब भयंकर तूफान आता है तो बर्फ में दब के इनके सैनिक मर जाते हैं। और इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जो सैनिक वापस लौट कर आए थे वो 10,000 में से कर आए, 10 लौट के आए। इतिहास में इसके 5 असफल अभियान रहे हैं, जिसके कारण इतिहासकार इसके लिए क्या कहते हैं, पागल शासक कहते हैं। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के जो असफल अभियान रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं, तो पहला कौन सा हो जाएगा, दो और क्षेत्र में वृद्धि, मतलब टैक्स बढ़ा दिया। दूसरा क्या है, राजधानी परिवर्तन, राजधानी दिल्ली से कहाँ कर दी, देवगिरी कर दी, और देवगिरी का नाम बदल के कर दिया दौलताबाद। कुछ टाइम के बाद में देवगिरी से राजधानी कहाँ ले आए, वापस दिल्ली के लिए ले आए। तीसरा क्या रहने वाला है, चांदी की जब कमी हो रही है तो सांकेतिक मुद्रा में परिवर्तन कर रहे हैं। मुद्रा में परिवर्तन करने का मतलब है कि अब कांसे और फिर तांबे की मुद्राएं चला सकते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी जाली मुद्राएं छापना चालू कर दिया। चौथा क्या है, खुरासान अभियान। खुरासान को जीतने के लिए 3.5 लाख के आसपास सैनिकों के साल का अग्रिम वेतन, मतलब एडवांस में वेतन दे देते हैं। संधि के कारण ये जो युद्ध होना है वो रोका जाता है, इसका मतलब रुपए इनके डूब गए। पांचवा वाला कौन सा है, कराचिल को जीतने के लिए 10,000 सैनिक भेजते हैं, अब वो क्या होते हैं, बर्फ में डूब कर दबकर मर जाते हैं। पांचवा वाला अभियान है वो इनका असफल रहने वाला है। अब इनके अगर असफल अभियानों की बात कर लें, असफल अभियान, असफल अभियान, असफल अभियानों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। अब असफल अभियानों के अगर एक बार हम लोग नामों की बात कर लें, नाम की बात कर लें, कौन कौन से असफल अभियान हैं, कि पहले वाला कौन सा है, पर एक क्या रहने वाला है, वाओ, गौ क्षेत्र में वृद्धि का मतलब क्या है, गंगा और यमुना के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है वहां पर टैक्स के लिए बढ़ा दे रहे हैं। का क्या रहने वाला है, असफल इनका जो प्रयास है रहने वाला है, राजधानी
परिवर्तन। राजधानी कहाँ से? राजधानी के लिए दिल्ली कहाँ शिफ्ट? दिल्ली से देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी के लिए स्थानांतरित कर देते हैं। आगे तीसरा वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? सांकेत मुद्रा का सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा में अगर बात करें, चांदी की क्या होती है? ये हो जाती है चांदी की। चांदी के बदले में क्या होता है? ये लोग तांबे और पीतल के सिक्के जारी करते हैं, जिससे यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो नकली मुद्रा छापना चालू कर दे। चौथा वाला जो इनका असफल अभियान रहने वाला है वो कौन सा है? त्रासान अभियान। त्रासान अभियान। खुरासान अभियान की अगर बात करें, ये कहाँ का था? मिस्र के शासक के विरुद्ध। के शासक अभियान रहने वाला है। वे क्या करते हैं? दिन तो 3,70,000 सैनिकों के लिए सैनिकों साल का एडवांस एडवांस सैलरी दे देते हैं। लेकिन ये जो प्लान है वो कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि के शासक के साथ में ये क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं, समझौता हो जाता है। अगला जो पांचवा इनका अंतिम अभियान रहने वाला है वो कौन सा है? कराचल अभियान। कराचल अभियान की अगर बात आप लोगों से की जाए तो इसमें क्या होता है? 10,000 सैनिकों को यहाँ भेजा जाता है पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा? चाइना के साथ लगा हुआ। चाइना के साथ लगा हुआ। क्या होता है? ये लगभग 4 सैनिकों केवल कितने हैं? 10 से वापस लौट आते हैं। तो इन 5 असफल अभियानों के कारण ही क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक है, इतिहास में क्या कहा जाता है? पागल शासक भी कहा जाता है। आप लोग इतिहास में पागल शासक क्या है वो किस किया गया है? पागल शासक पागल शासक का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारियाँ। क्या होता है? 1333 ईस्वी में मोरक्को है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश, वहाँ से एक यात्री आता है जिसका नाम है इब्न बतूता। तो इसी के शासनकाल में आता है, और इसके जो प्रशासनिक कार्य हैं इनका उल्लेख करता है अपनी एक किताब में। उस किताब का नाम है रेहला। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो इब्न बतूता था वो कौन था? इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला एक यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में दिल्ली में आता है, और मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं? दिल्ली का काजी नियुक्त कर देते हैं। ये अपनी किताब कौन सा लिखता है? किताबुल रेहला लिखता है। फिर इसके ये जो पांचों अभियान हैं इनके बारे में वर्णन इसने किया है। आगे अगला जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? बात कर लें। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। 1330 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली में आता है, और मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं? के लिए दिल्ली का काजी नियुक्त करता का काजी नियुक्त करते हैं। अब इसके द्वारा जो किताब लिखी गई है वो गई है किताबुल किताब लिखी गई इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई। मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड कुछ फैक्ट और भी हैं, जैसे
आप लोगों ने सुना होगा कि दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही क्या होता है, एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है, और उस साम्राज्य का नाम क्या होता है, कि आप लोगों के लिए पता होगा, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य है आंध्र प्रदेश वाली साइड में, इसकी स्थापना है वो भाई मिलकर करते हैं। एक का नाम हरिहर और दूसरे का नाम बुक्का। तो हरिहर एवं बुक्का क्या करते हैं के समय में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना, विजयनगर राज्य की स्थापना कौन करता, हरिहर बुक्का नामक दो भाई किसके शासनकाल के दौरान करते हैं, एमबीटी के शासनकाल के दौरान ही करते हैं। इसी समय क्या होता है, महाराष्ट्र वाली साइड में, दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं, वहाँ पर एक नए साम्राज्य का गठन होता है जिसका नाम है बहमनी साम्राज्य। आपसे पूछा जा सकता है जिसमें बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, समय दिल्ली सल्तनत पर शासन किसका था, दिल्ली सल्तनत पे शासक था मोहम्मद बिन तुगलक का। बहमनी साम्राज्य बनता है, स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है, अलाउद्दीन अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा की जाती है। कुछ और फैक्ट हैं इससे रिलेटेड, वो फैक्ट ये हैं, ये क्या करता है, अपने राज्य में कृषि को सुधारने के लिए विभाग की स्थापना करता है, और इस विभाग का नाम क्या रखा जाता है, दीवाने अमीर कोही। आपसे सीधे प्रश्न पूछा कि दीवाने अमीर कोही का संबंध किससे है, तो ये कृषि विभाग से संबंधित है। कृषि को सरल बनाने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो अपने राज्य में क्या करता है, दीवाने अमीर कोही की स्थापना करता है। अगला फैक्ट क्या हो जाएगा, दीवान ए दीवान ए अमीर की क्या होती है, स्थापना होती है, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, के द्वारा। और ये किससे रिलेटेड था, कृषि रिलेटेड था। कृषि विभाग के लिए दीवाने अमीर स्थापना करता है। 1351 में क्या होता है, 1351 में सिंध को जाते समय क्या नामक स्थान पर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो। सिंध में, सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में खट्टा नामक, खट्टा नामक की। अब मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु होती है तो इसके बाद में अगला जो शासक है जो गद्दी पर बैठने वाला है वो इसका चचेरा भाई है, और इसके चचेरे भाई का नाम क्या है, फिरोज शाह तुगलक। आइए हम लोग अब जानकारी लेते हैं किसके बारे में, शाह तुगलक के बारे में। अब हम लोग अगर फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने कुछ आर्थिक एवं राजनीतिक कार्य ऐसे किए हैं जिसके लिए क्या है कि जो इतिहासकार हैं वो इसके लिए दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं। इतिहासकार का नाम है एल्फिस्टन। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत ऐसा कौन सा शासक रहा है जिस इतिहासकार एल्फिस्टन किसकी संज्ञा देते हैं, के अकबर की संज्ञा देते हैं, तो आप लोगों का उत्तर आएगा फिरोज शाह तुगलक। तो इसके बारे में थोड़ी बेसिक सी बात कर लेते हैं। जो फिरोज शाह तुगलक है वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जब ठट्टा नामक स्थान पर 1351 में क्या होती है, ये क्या करता है, ठट्टा नामक स्थान पर ही अपना क्या कराता है, राज्याभिषेक कराता है। और राज्याभिषेक कराने के बाद में दिल्ली वापस आता है, और दिल्ली में अपना क्या कराता है, पुनः राज्याभिषेक कराता है। तो यहाँ से आपके एक तो फैक्ट ये क्लियर हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी मृत्यु यहाँ पर हुई है तो सिंध के पास ठट्टा नामक स्थान पर। अब सिंध के पास ठट्टा नामक स्थान पर अपना जो राज्याभिषेक है वो किस द्वारा कराया जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया जाएगा। तो पहले तो ये सिंध में ठट्टा नामक स्थान पर अपना राज्याभिषेक कराता है, इसके बाद में पुनः दिल्ली लौट कर आता है, दिल्ली में भी अपना राज्याभिषेक कराता है। इसका मतलब ये हुआ
कि दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक है जो अपना राज्याभिषेक कितनी बार कराता है? 2 बार कराता है। पहली बार सिंध के पास ठट्टा नामक स्थान पर, दूसरी बार दिल्ली में। तो जब ये दिल्ली में आता है तो ये और क्या कार्य करता है? तो दिल्ली में आने के बाद ये देखता है कि यहाँ की जो जनता है वो टैक्स से क्या है, परेशान है, कि मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है। ये उस समय के 24 जो कर हुआ करते थे उनसे क्या कर देता है, जनता के लिए मुक्ति कर देता है। बहुत सारे खतरनाक खतरनाक का मतलब है कष्टदायक 24 कर हुआ करते थे, उससे जनता के लिए मुक्ति कर देता है, मतलब 24 टैक्स के लिए समाप्त कर देता है। केवल और केवल अपनी जनता पर 4 प्रकार के टैक्स लगे रहने देता है। इनमें कौन कौन से हो गए? जैसे जजिया कर। अब आप लोगों के लिए पता होगा जजिया कर सबसे पहले जो लगाया था वो किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, सिंध पर जब उसने आक्रमण किया था सिंध के राजा दाहिर के खिलाफ। ये क्या करता है, ये जो जजिया कर है इसके लिए बरकरार रखता है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से ब्राह्मणों के लिए छूट दे रखी थी, लेकिन ये क्या करता है, दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक होगा कि जो ब्राह्मणों पर भी क्या लगा देगा, जजिया कर लगा देगा। तो आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा, दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों के ऊपर क्या लगाया, जजिया कर लगाया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। जजिया के बाद अगर हम बात करें तो खुम्स कर लिया जाता था दूसरा। खुम्स कर का मतलब क्या था? युद्ध में क्या है, जो गैर मुस्लिम साम्राज्य हैं उनके लिए लूटो, तो लूटने के बाद में क्या है, कुछ हिस्सा राजा के लिए दे दो, बाकी हिस्सा सैनिक अपने पास में रख लें। तो ये भी क्या करता है, ये लागू रहने देता है। दूसरा क्या है, जकात। जकात में क्या होता है, ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स था। अब मुस्लिमों से जब ये टैक्स लिया जाता था तो ये खर्च पे किसके ऊपर किया जाता था? मुस्लिम साम्राज्य के ऊपर ही किया जाता था। मुस्लिम की जनता से ले रहे हैं, मुस्लिम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। चौथा वाला जो टैक्स था वो कौन सा था? खराज कर। खराज किससे संबंधित था? कृषि से। अब ये क्या करता है, आगे चलकर अपने राज्य में बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाता है, जिनमें लगभग में 3000 के आसपास नहरों का निर्माण कराता है। इनमें से जो प्रमुख नहरें थी वो कुलूक खानी और रजवानी नहरें थी। दिल्ली और बिहार के आसपास ये क्या करता है, बहुत सारे आमों के बगीचे लगवाता है। तो ये क्या करता है, एक टैक्स भी लगा देता है नहरों पर, क्या करता है, एक टैक्स भी लगा देता है। तो आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा, दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक था जो नहरों पर, जिसने सिंचाई के ऊपर टैक्स लगाया था? तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक ही था। आगे क्या करता है, जैसे आज के टाइम में क्या होता है कि हमारे यहाँ पर राजकीय अस्पताल हैं, तो उस समय ये भी क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा दानशील प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। तो ये वहाँ पर सरकारी अस्पतालों का, राजकीय अस्पतालों का निर्माण कराता है, और उस समय इनके लिए बोला जाता था दारुल सफ़ा। तो आपसे सीधे-सीधे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में प्रश्न कि दारुल सफ़ा क्या है? दारुल सफ़ा का मतलब क्या था? फिरोज़ शाह तुगलक ने अपने राज्य में राजकीय अस्पताल बनाए थे, यहाँ पर हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति हो, निःशुल्क जाके उपचार करा सकता है। तो वो कौन सा था? दारुल सफ़ा। ऐसे ही क्या था कि जो फिरोज़ शाह तुगलक था वो दासों का बहुत ज़्यादा शौकीन था। दासों का बहुत ज़्यादा शौकीन होने का मतलब है कि इसके राज्य में लगभग में 1.5 से लेके 2 लाख तक या गुलाम हुआ करते थे। गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना करता है और इस विभाग का नाम रखा जाता है दीवाने बदंगा। कई बार यूपी पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है कि दीवाने बदंगा का संबंध किससे है? दीवाने बदंगा क्या था? दासों का एक समूह था। स्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। आज के समय में हम लोग क्या है, सरकारी नौकरी के देखने के लिए सरकारी रेल के जो वेबसाइट है उसके माध्यम से पता करते हैं कि कौन सी वैकेंसी निकली है या फिर नहीं निकली है। तो ऐसे ही इसने क्या करा था कि अपने टाइम में कि जो लोग रोजगार के लिए जाते थे तो उसके लिए इसने क्या करा, एक रोजगार दफ्तर की स्थापना कर दी। वहाँ पर लोग जाते थे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, जैसे उनकी योग्यता थी उसके आधार पर उनके लिए नौकरी दी जा सकती थी। दिल्ली में रोजगार दफ्तर का निर्माण, ठीक है, दिल्ली में ही क्या करा था, दारुल सफा। दिल्ली में क्या, आसपास भी दारुल सफा, मतलब गरीबों का इलाज के लिए। साथ में क्या है, दीवाने बदंगा। दीवाने बदंगा का मतलब क्या था कि जो दास हैं उनके लिए स्थापना करी गई थी। इसके साथ साथ ये क्या करता है, अपनी एक आत्मकथा लिखता है, और उस आत्मकथा का नाम क्या था, फुतुहत ए फिरोज शाही। फुतुहत ए फिरोज शाही जो आत्मकथा है वो किसके द्वारा लिखी गई है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई है। अपना जो भाई है, चचेरा भाई इसका कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति के कारण ही ये क्या करता है, उत्तर प्रदेश में जौनपुर नगर की स्थापना करता है। बहुत सारे इसने नगर बनाए हैं, जैसे फिरोज शाह कोटला जो मैदान है आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली में था, इसका नाम चेंज करके अरुण जेटली कर दिया गया। तो फिरोज शाह तुगलक नगर था, ये भी किसके द्वारा बसाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। फतेहाबाद जो नगर था, या फिर हिसार की बात कर लें, सारे के सारे जो नगर हैं वो किसके द्वारा बसाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही
बसाए गए थे। अब ये क्या करता है कि जो उस समय मुस्लिम लड़कियां हुआ करती थी, ठीक है, इनकी शादियों के लिए क्या करता था, दान दिए जाता, तो इस क्या करता है, दीवाने खैरात की स्थापना करता है। खैरात के कहते नहीं हम लोग कि खैरात में बांट रहे हैं, इसका मतलब ये दान विभाग की स्थापना करता है, और दान विभाग का नाम क्या रखा जाता है, दीवाने खैरात। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ बातें हो गई, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब नोट कर रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात कर लें के बारे में, पॉइंट है वो हमारे क्या रहने वाले हैं, एल्फिस्टन। खासकार एल्फिस्टन है, उन्होंने फिरोज शाह तुगलक का है सल्तनत कालीन अकबर कालीन अकबर की संज्ञा दी है। आगे अगर आप लोगों से बात की जाए कि इससे रिलेटेड और कौन कौन से पॉइंट है फिरोज शाह तुगलक के, तो क्या करता है, नहरों का विस्तार कराता है, अपने राज्यों में का विस्तार कराता है, बहुत ज़्यादा नहरों खुदवाता है सिंचाई के लिए। इनमें से इसकी जो प्रमुख नहरें हैं वो कौन सी, उलूग खानी हो, उलूग खानी और रजवाही नहर, उलूग खानी और रजवाही नहर प्रमुख है। आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए उलूग खानी और रजवारी जो नहरें हैं, स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अपने राज्य में ये क्या करता है, दो सिक्के चलाता है, इसका नाम क्या होता है, अदा एवं विक। आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा, अदा और विक नाम की जो मुद्राएं हैं के द्वारा जारी की गई, ये जारी की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आगे बात करते हैं, दासों के लिए इसने क्या करा था, दासों के लिए एक विभाग की स्थापना की, का नाम क्या था, दीवाने बदंगा, दीवाने दंगा। ठीक है, दास विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई, था तुगलक के द्वारा। से ही दीवाने खैरात, दीवाने खैरात, दीवाने खैरात की जो स्थापना है वो भी द्वारा की गई है, शाह तुगलक के द्वारा। दीवाने खैरात क्या था, दान, मुस्लिमों के लिए जो दान दिया जाता था वो दीवान के खैरात के अंतर्गत ही किया जाता था। आगे हम लोग अगर और बात करें, फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, रोजगार ए का निर्माण कराता है, जहाँ से लोग क्या कर सकते हैं, रोजगार के लिए ग्रहण कर सकते हैं अपनी क्षमता के आधार पर। ऐसे ही ये क्या करता है, ये दारो दार उल का निर्माण कराता है, क्या होता है, राजकीय राजकीय अस्पताल था। और क्या करता है, अपने राज्य में 24 प्रकार के टैक्सों समाप्त, 24 प्रकार के टैक्स समाप्त करता है, लेकिन 4 प्रकार के टैक्स ये लगे रहने देता है। ये 4 प्रकार के टैक्स कौन, एक तो हो गया हुम्स कर, कर का मतलब क्या था, युद्ध में लूटा हुआ माल, वो भी किससे, गैर मुस्लिम साम्राज्य से। दूसरा कौन सा वाला था, खराज कर, खराज कर, खराज कर का मतलब क्या था, भूमि से लिया जाने वाला टैक्स। तीसरा कौन सा था, जजिया कर, तीसरा था जजिया कर। जजिया कर का मतलब क्या था, ये कर का मतलब था, अब ये क्या कर रहा है, ब्राह्मणों से भी, मुस्लिमों के लिए इससे के लिए क्या करता है, ब्राह्मणों लागू, ब्राह्मणों लागू का है। हुम्स हो गया, खराज हो गया, जजिया हो गया। इसके बाद में अगर आप लोगों से बात की जाए, साथ में ये क्या करता है, सिंचाई पर भी टैक्स लगा देता है, साल में सिंचाई पर
इसके अलावा और कौन सा है? ज़कात कर। ज़कात कर का मतलब क्या था? ये टैक्स लिया जाएगा, ये टैक्स लिया जाएगा और खर्च भी किस पे किया जाएगा? एक्सपेंड भी किया जाएगा, क्या जाएगा। आप लोगों के लिए पता होगा कि जो अशोक थे उसके मेरठ और टोपरा वाले जो अभिलेख अभिलेख थे के लिए क्या करता है, टोपरा कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और तो आप लोगों के लिए पता, उत्तर प्रदेश पड़ता है। उन दोनों अभिलेखों के लिए वहाँ से खुदवाता है और उनके लिए कहाँ स्थापित कर देता है? दिल्ली में। तो अशोक के मेरठ और टोपरा कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। अभिलेख को आता। ये क्या थी? तुगलक वंश से रिलेटेड कुछ बातें थी जो हम लोगों ने पढ़ी। तो अब हमारा जो तुगलक वंश है वो क्या होता है? समाप्त होता है। तुगलक वंश के बारे में, इस इन्हीं शासकों के बारे में पढ़ना था। एक कौन था? इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। के बाद में पागल शासक वास्तव में पागल नहीं था, लेकिन खासकर इसके लिए पागल ही मानता। दूसरा कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अनेक धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कार्यों के कारण इसके लिए इतिहासकार हैं वो क्या मानते हैं? दिल्ली सल्तनत के अकबर की संज्ञा देते हैं। इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो हम लोगों ने करे। आइए अब हम लोग दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हैं इनके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अब एक क्वेश्चन से रिलेटेड करके बातें करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग रहे हैं लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बंगाल विजय के दौरान गयासुद्दीन तुगलक ने किसे निमंत्रण भिजवाया कि मेरे दिल्ली आने से पूर्व दिल्ली छोड़ दो। मैंने जब आप लोगों के लिए कहानी के तौर पर लेट करके बताया था, तो वो जो तिरहुत विजय करके बंगाल से लौटते हैं 1324-25 के आसपास, तो ये जो गयासुद्दीन तुगलक हैं वो निमंत्रण भिजवाते हैं किसके लिए? निज़ामुद्दीन औलिया के लिए। और कहते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया, मेरे दिल्ली आने से पहले आप दिल्ली छोड़ दें। निज़ामुद्दीन औलिया भी रिप्लाई क्या करते हैं? मुझ दिल्ली अमी दूरस्त की दूर। दिल्ली अभी क्या है? दूर है। पहले आप एक बार दिल्ली तो आइए। माना जाता है चालाकी से जो निजामुद्दीन औलिया हैं के पुत्र जौना खां के द्वारा इसकी हत्या करवा देते हैं। आप लोगों का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? बात कर ले जाएगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन का औलिया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 आपसे कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या था? मैंने आप लोगों के लिए बताया है कि इसका जो पिता है गयासुद्दीन तुगलक, वो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए काय की उपाधि देता है? उल्लूक खां की उपाधि देता है। लेकिन बिन तुगलक के जो बचपन का नाम था वो हमारा क्या था? चौना खां या जूना खां। आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा? चौना खां। तुगलक के बचपन का नाम क्या था? चौना चौना खां तुगलक के बचपन का नाम। आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 आपसे कह रहा है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो खगोल शास्त्र या फिर गणित या आयुर्विज्ञान में निपुण था? तो पूरी दिल्ली सल्तनत के एक ही ऐसा शासक था जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। इतिहासकार मूर्ख या पागल शासक भी कहते हैं। और कौन था? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। आप लोगों का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्नों की। अब प्रश्न नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तित की? आप लोगों के लिए पता है मंगोलों के डर से या फिर मंगोल खतरा को रोकने के लिए ये अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण ले जाता है और दक्षिण ले जाता है देवगिरी स्थानांतरित कर देता है और देवगिरी का नाम बदल के कर देता है दौलताबाद।
आप लोगों का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, का जो उत्तर आएगा दिल्ली से, दिल्ली से देवगिरी से देवगिरी, देवगिरी का नाम बदल के क्या कर देता है, दौलताबाद, दौलताबाद। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जहाँ स्थानांतरित की थी, राजधानी ने कहाँ स्थानांतरित, देवगिरी में। देवगिरी कहाँ पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। इसकी जो वर्तमान में स्थिति है वो क्या है, दक्षिण पश्चिम में इसकी जो वर्तमान में स्थिति कहाँ है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद क्षेत्र। का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र का औरंगाबाद क्षेत्र, महाराष्ट्र का औरंगाबाद क्षेत्र, औरंगाबाद क्षेत्र है वो वर्तमान में देवगिरी की स्थिति हो जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, इसके लिए अंग्रेजी में बोलते हैं टोकन करेंसी। आपके लिए पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या होता है, चांदी की कमी हो जाती है। चाइना में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था कुबलाई। वो क्या करता है, अपने यहाँ पर इसी प्रकार की कमी को दूर करने के लिए धातुओं की मुद्राएं चलाता है। तो यहाँ पे ये भी उनकी क्या करते हैं, कॉपी मतलब नकल करते हैं और चांदी के बराबर मूल्य कर देते हैं तांबे और पीतल का, तांबे और पीतल की मुद्राएं चलाते हैं। लेकिन इनकी योजना तो अच्छी थी, लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं जिनके पास में तांबा और पीतल होता है वो जाली मुद्राएं जारी कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, राज्य है मुद्रा के मामले में चौपट हो जाता है। तो सांकेतिक मुद्रा का चलन है वो के द्वारा किया गया है, ये द्वारा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 7 की ओर, कि दीवाने अमीर कोही का संबंध किससे है। मोहम्मद बिन तुगलक ने के मन में एक बात आई, पढ़ा लिखा तो ऑलरेडी था कि अगर कृषि के लिए सुधारना है तो कृषि एक विभाग की स्थापना करनी पड़ेगी। तो कृषि विभाग की स्थापना के लिए इसका स्थापना करते हैं, विभाग की स्थापना करते हैं जिसका नाम क्या है, दीवाने अमीर कोही का संबंध कृषि विभाग से। ये जो कृषि विभाग है के द्वारा किया गया था तुगलक के द्वारा। 7 क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख रहे हैं, हुआ है आपके सामने, किताबुल रेहला पुस्तक किसने लिखी है। आप लोगों को पता होगा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसके दरबार में एक मोरक्को का यात्री आया था जिसका नाम क्या था, इब्न बतूता। 1333 ईस्वी के आसपास ये आता है और ये क्या करता है, एक पुस्तक लिखता है, उस पुस्तक का नाम क्या है, किताबुल रेहला। तो ये मोहम्मद तक के जो अभियान हुए हैं या फिर उनका प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था इसके बारे में उल्लेख करता है। लोगों का जो उत्तर क्या हो जाएगा, बतूता, बतूता यात्री का था, यात्री। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि दारुल सफा का संबंध किससे है। दारुल सफा का मतलब क्या है, दारुल सफा का मतलब है आज के समय में जो राजकीय अस्पताल हैं, चिकित्सालय हैं, तो उस समय फिरोज शाह तुगलक के समय में क्या था कि दवाई खाना की स्थापना की गई थी जहां दवाई मिल सके गरीबों लोगों के लिए। इसके लिए क्या बोला जाता था, दारुल सफा। किससे हो जाएगा, चिकित्सालय से, चिकित्सालय से स्थापना है वो किसके द्वारा की गई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर की ओर, कि हक ए सर्व सर्वप्रथम किसने लगाया। हक के सर्व का मतलब क्या है, हक के सर्व का मतलब है सिंचाई कर। तो इससे पहले फिरोज शाह तुगलक से पहले जो शासक हुआ करते थे वो अपने राज्य में अलग से कोई सिंचाई कर नहीं लिया करते थे, टैक्स कोई नहीं लिया करते थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, बहुत सारी नहरें खुदवाता है। नहरें खुदवाने के बाद में क्या है, सब लोग अगर सिंचाई करेंगे तो एक टैक्स देना होगा, और सिंचाई कर का जो टैक्स हुआ करता था इसके लिए क्या बोला जाता था, हक के सर्व। के सर्व का संबंध सिंचाई कर से, सिंचाई कर से। तो ये भी किसके द्वारा लगाया गया है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई कौन था, फिरोज शाह तुगलक। ये क्या करता है, अपने चचेरे भाई तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना करता है, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
प्रश्न नंबर 12 आपसे कह रहा है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो ओवरऑल जो जजिया कर सबसे पहले लगाया था वो किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वाले क्षेत्र पर, लेकिन उसने सिर्फ 5 प्रकार के लोगों के लिए छुट्टी दे रखी थी। जैसे क्या हो गए, ब्राह्मण लोग हो गए, या फिर क्या हो गए, दिव्यांगजन हो गए, या फिर बड़े बूढ़े हो गए, या फिर बच्चे हो गए, या फिर कौन हो गई, औरतें। लेकिन जब ये फिरोज शाह तुगलक आता है तो ये क्या करता है कि अब टैक्स लेगा, जजिया कर लेगा, वो भी किस पे लागू कर देगा, ब्राह्मणों पर भी लागू कर देगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। मित्रों, आज की जो हमारी कक्षा है तुगलक वंश से रिलेटेड वो हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के तुगलक वंश का जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से आया होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे फैक्ट बनते हैं, संभावित प्रश्न, एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो गया, या फिर सीएल का, सीएचएसएल का, बहुत सारे एग्जाम हो गए, अगर इनमें कोई भी प्रश्न बनते हैं तो अगर आप लोगों ने हमारी कक्षा के लिए बहुत अच्छे तरीके से देखा है, लिहाजा आप 90% या फिर 100% आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों की देखने के लिए